हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सभी रूल्स रेगुलेशन बताए थे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान आपको फॉलो करने होते हैं। आज मैं कुछ एग्जांपल्स से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाऊंगा, कैसे फिल करना होता है। कुछ एटम्स थे ऐसे जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते, उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, वो ऐसा क्यों नहीं करते। उन सब बातों को समझने के लिए यहाँ एक बार आप स्क्रीन पे दोनों साइड्स एक साथ नज़र डालें। ये एक साइड है, यहाँ ये डबल लाइन से मैंने थोड़ा डिमार्केट किया राइट साइड पे, जहाँ पे आपको कुछ ऑर्बिटल्स दिखा रखी हैं मैंने एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये 1s का एनर्जी सबसे कम है, फिर ये 2s, फिर ये 2p की 3 ऑर्बिटल सेम एनर्जी वाली, फिर 3s, फिर 3p और फिर 3d। ये ऐसे सीक्वेंस आता है। थोड़ा रिकॉल करें, जो 4s ऑर्बिटल होता था वो एक्चुअली 3p से ज़्यादा एनर्जी का था और 3d से कम एनर्जी का। मतलब यहाँ मुझे एक बॉक्स दिखा देना चाहिए था 4s का, बस मैं पहली 3 शेल्स का ऐसा समझ लो डिस्कशन कर रहा था, तो मैंने 4th शेल को इंट्रोड्यूस नहीं किया। अगर मैं 4th शेल को इंट्रोड्यूस करूँगा तो फिर 4s यहाँ आनी चाहिए 3p और 3d के बीच में। तो अभी फ़िलहाल मैं 3 शेल्स के साथ ही यहाँ पे ये बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो हम काफ़ी हद तक ये बात, या चलो एक काम करता हूँ 4s को रख लेता हूँ। यहाँ थोड़ा छोटा सा दिखा रहा हूँ, स्पेस थोड़ा लिमिटेड है, बाद में इसको बड़ा कर लेंगे। तो 3p और 3d के बीच में आता है 4s। मेरे आज का टॉपिक में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ठीक है, रखा रहने देता हूँ इसको मैं। लेफ़्ट साइड पर आप देखें, ये मैंने लिख रखा है स्पेशली 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2+, उनके लिए ये है। 1s की एनर्जी सबसे कम होगी, 2s 2p की बिल्कुल बराबर है, 3s 3p 3d की भी बराबर है, 4s 4p 4d 4f इन सब की भी बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन है अगर उसके पास, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आना है? जहाँ मिनिमम एनर्जी है, जिस ऑर्बिटल की कम से कम एनर्जी है, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे आना है। तो जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आना है, तो मैं आगे वाली हूँ, जो आगे की ऑर्बिटल्स हैं उनको मैं देख ही क्यों रहा हूँ? आना तो यहाँ है। एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के लिए ये क्लासिफिकेशन, ये स्केलेटन एप्लीकेबल है। तो वाई टू सी दीज? एक्चुअली इस बात को कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए मेरे पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है और मैं उसको यहाँ भेजना चाहता हूँ। ये कुछ वैसा ही समझा रहा हूँ मैं, जैसे बोर्ड्स में नहीं बोलते थे ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन पड़ा है न्यूक्लियस के बाहर, तो मैं उसको फर्स्ट पे, सेकंड पे लेके जाना चाहता हूँ, थर्ड पे लेके जाना चाहता हूँ, फोर्थ पे लेके जाना चाहता हूँ। तो ये कुछ वैसा है कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा के यहाँ भेजना चाहता हूँ। तो मुझे कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी? देखो, इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। वो कहाँ जाएगा? क्या वो 2p में जा सकता है? यस, जा सकता है, क्योंकि 2p की एनर्जी भी तो उतनी है। क्या 2p तो 3 है सर, 2px 2py 2pz, क्या वो किसी में भी चला जाएगा? यस, वो किसी में भी चला जाएगा। रादर जब आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो ये उसका ऑप्शन है, उसकी चॉइस है, उसको 2s में जाना है, उसको 2px में जाना है, उसको 2py में जाना है, उसको 2pz में जाना है, वो चला जाएगा। किस में जाएगा मैं सर्टेनली बता ही नहीं सकता, मैं इतना सर्टेन नहीं हो सकता कि जी वो 2px में गया। मैं बस ये बोलूँगा कि वो 2s 2px 2py 2pz में से किसी एक में गया, वहाँ कहीं होगा। क्या वो अपनी जगह भी बदलता रहेगा? यस, 2px से 2py में भी जा सकता है, शिफ्टिंग होती रहेगी उसकी पोजीशन की लगातार। रादर मुझे ऐसा कहना चाहिए कि जंप करने के बाद वो 4 डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है। कहाँ पे होगा ऐसा सर्टेनली कभी नहीं बोल पाऊँगा मैं। एक और बात नोटिस करें, चलो और ज़्यादा देना है तो 3 में चला जाएगा, फिर इन 9 ऑर्बिटल्स में किसी में होगा। और एनर्जी देते हैं तो वो 4th में चला जाएगा, फिर इन 18 ऑर्बिटल्स में वो कहीं पे होगा। कहाँ पे होगा अब इतना सर्टेनली मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं जब एनर्जी दे रहा हूँ तो वो सभी ऑर्बिटल्स की क्योंकि एनर्जी बराबर है, इलेक्ट्रॉन को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो किसी में भी चला जाएगा। कुछ और फैक्टर्स और वो फॉलो कर सकता है, जहाँ पे स्टेबिलिटी का एक फैक्टर है कि वो 4f में ज़्यादा खुश रहेगा कि 4s में। वो लंबी बातें हैं, अभी आज डिस्कशन में नहीं ला सकता मैं उनको। बस इतना ध्यान रखें कि 1s के बाद वो जंप करके यहाँ जाएगा तो इतनी एनर्जी देंगे, फिर और एनर्जी देंगे तो यहाँ चला जाएगा, और एनर्जी देंगे तो वो यहाँ चला जाएगा। मेन बात पे फोकस करें। इनका जो एनर्जी गैप है, जैसा कि मैं पिक्चर में भी दिखा रहा हूँ, इन रियल भी अगर आप कैलकुलेट करें तो 1s और 2s में जो एनर्जी गैप है वो ज़्यादा है, 2s और 3s में जो एनर्जी गैप है वो कम है, 3s और 4s में जो एनर्जी गैप है वो और कम है। और अगर मैं और आगे जाऊँ तो ये एनर्जी गैप बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटिन्यूसली डिक्रीज करता जाता है।
चलिए मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे आते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 1 से ज़्यादा अप टू 118 हो सकते हैं, जितना हम आज तक जानते हैं एलिमेंट्स को। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल करूँगा मैं? देखो मेरे मार्कर पे, इस पे देना, चौक पे ध्यान देना। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भरूँगा मैं, ये सबसे लो एनर्जी का ऑर्बिटल है। दूसरा भी यहीं भरूँगा मैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तीसरा मैं यहाँ डालूँगा, फोर्थ वो भी मैं यहीं डालूँगा। फिफ्थ मेरे पास ये 3 ऑप्शंस हैं, किसी में भी जा सकता है, किसी भी स्पिन का हो सकता है। सिक्स्थ इन्हीं में डालना है मुझे, बट पेयरिंग नहीं करनी। सेवन्थ इन्हीं में डालना है मुझे, बट पेयरिंग नहीं करनी। एट्थ इन्हीं में डालना है मुझे, अब मुझे किसी एक ऑर्बिटल में पेयर बना देना है। किस में? मेरी मर्जी है, किसी में भी कर सकता हूँ, सब सही रहेगा। सी, ध्यान से देखना। सपोज कीजिए मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है फिल करने के लिए, पहला इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके फिल हो गए। अपोजिट स्पिन क्या ने, पॉलीज ने बताया। जब तक ये पूरा फिल नहीं हो जाता इसका नंबर नहीं लगा सकता, अफबाओ ने बताया। थर्ड इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ डालूंगा, और कोई ज़रूरी नहीं है प्लस हाफ स्पिन का डालूंगा, माइनस हाफ का भी पहले डाल सकता हूँ। फोर्थ वो भी मैं यहीं डालूंगा। फिफ्थ इनमें किसी एक में डालूंगा। प्लस हाफ का ज़रूरी है? नहीं, माइनस हाफ का भी डाल सकता हूँ। सिक्स्थ फिर यहाँ डालूंगा। अब प्लस हाफ का जरूरी है क्या? यस, क्योंकि पहले प्लस हाफ का आया तो अब भी प्लस हाफ का ही आएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होना चाहिए। नेक्स्ट फिर इसमें आएगा। जब तक हाफ फिल्ड नहीं हो जाता तब तक पेयरिंग अलाउड नहीं है। 7 इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो गए। अगर मान लीजिए 8th इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, तो 8th कहाँ डालूंगा? तीनों एक जैसी हैं, किसी में डाल दीजिए। एक बच्चा कहता है नहीं सर मुझे तो फर्स्ट में डालना है, दूसरा कहता है नहीं मुझे तो थर्ड में डालना है। हाँ, तो किसी में भी डाल दीजिए, वो सब सही हैं। क्या वो अपनी जगह बदलते रहते हैं? यस, ये वाला यहाँ से इधर भी आ सकता है, ये वाला यहाँ से इधर भी जा सकता है, ये एक्सचेंज भी होता रहता है उनमें। तो कोई पर्टिकुलरली ऐसा फिक्स नहीं हो जाता कि एक इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में रहेगा। सपोज कहूँ मैं कि ये वाली 2pz है और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो ये 2pz में कोई फिक्स हो गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो x वालों से या y वालों से अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है। सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन ही अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं। ये नई बात है जो मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर आप इस प्लस हाफ को इसके माइनस हाफ से एक्सचेंज करा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। प्लस हाफ वाला प्लस हाफ के साथ ही एक्सचेंज कर पाता है। ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर मान लीजिए 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 9th भी यहीं कहीं आना है। इसमें आप मर्जी है, जो आपको अच्छा लगता है उसको फिल कर दो। 10th इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसके पास, तो आप यहाँ फिल कर दो। 11th इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर चले जाओ, ये लो जी यहाँ शुरू हो जाओ, 2 डाल लो। फिर उसके बाद फिर यहाँ शुरू हो जाओ, 3 डाल लो, एक एक करके। फिर पेयरिंग करा दो, ये लो जी पेयरिंग हो गई है। फिर 4s में शिफ्ट करने शुरू कर दो, ये लो जी इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। फिर अगर और इलेक्ट्रॉन है तो, क्योंकि 118 है, तो फिर यहाँ शुरू हो जाओ, एक यहाँ डाल दो, 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 5 डाल दिए। ध्यान रखना है सबका स्पिन सेम रखना है। आपका मन कर रहा है सर माइनस हाफ के पहले भर लूँ, आप माइनस हाफ के पहले भर लो, कोई दिक्कत नहीं है वो तो। फिर पेयरिंग यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा, ये लो। तो इस तरह से मैंने 30 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हैं अब तक, और इलेक्ट्रॉन तो और भी हो सकते हैं। तो फिर और आगे चलेंगे। 3D के बाद कौन आता है? 4p आता है, फिर वो सीक्वेंस बता चुका हूँ मैं। तो इस तरह से हम आगे से आगे इलेक्ट्रॉन्स को लगातार फिल करते चले जाएंगे। और यहाँ पे भी एक बात आप नोटिस करेंगे, सेम यही वाली, ये एनर्जी गैप्स को ध्यान दें। 1s और 2s की एनर्जी में जो गैप है 2s और 3s में कम होगा, 3s और 4s में और कम होगा। और अगर मैं 6th और 7th शेल पे चला गया तो वहाँ पे तो ये बहुत ही कम गैप हो जाता है। यानी कि ये जो गैप आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का, ये काफ़ी कम हो जाता है। क्या बात समझ पा रहे हैं? चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, मैं इन सारी ऑर्बिटल्स को एक बार को खाली कर देता हूँ ऐसे ही। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हुआ आगे चलूँगा मैं, क्योंकि दिमाग में मेरे चल रहा है कि हम 4th चैप्टर भी पढ़ेंगे, वहाँ बॉन्डिंग भी पढ़ना है हमें, और भी कई कॉन्सेप्ट हमें इनसे रिलेटेड समझने हैं। तो खाली 2nd चैप्टर पे हम लोग फिक्स नहीं करेंगे कि भाई 2nd चैप्टर पढ़ लें और इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लें, बट आगे का भी प्रिपरेशन रखेंगे कि आगे के चैप्टर्स में भी हम इन चीज़ों को वहाँ पे इजीली रिकॉल कर पाएँ। तो चलिए, मैंने क्या किया जी, 1s से में 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, आप रिकॉल कर सकते हैं। मेरे पास एक एग्जाम्पल आता है हीलियम का, ये बीच का स्पेस में अभी यूज़ कर लेता हूँ।
अब आप समझ गए हैं कि दो अलग अलग बातें बता रहा हूँ। मेरे पास एक एग्जाम्पल आता है हीलियम का, 2 4 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे 1s में। अगर मैं चाहूँ कि 1s के इलेक्ट्रॉन को 2s में शिफ्ट कर दूँ तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? यस सर कर सकते हो, आप इतनी एनर्जी दे दो तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर 2s में चला जाएगा। लेकिन आप समझें, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पड़ा है ना तो उसकी एनर्जी काफ़ी कम है, और यहाँ जाता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। और ये बात मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ और आज फिर पूरा जोर दे के ये बात बोल रहा हूँ कि हर स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन हो या कोई मॉलिक्यूल हो या कोई आयन हो, वो अपनी एनर्जी को ज़्यादा नहीं करना चाहता, वो अपनी एनर्जी को नहीं बढ़ाना चाहता। तो फिर क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके मैं यहाँ भेज पाऊँगा? शायद नहीं। अगर मैंने अपना पूरा पावर लगा के, एनर्जी लगा के इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा भी दिया, ये चला भी गया, तो ये वहाँ रह नहीं पाएगा, ये खुश नहीं रहेगा, ये इमीडिएटली वापस आएगा अपने उस पुरानी जगह पे जहाँ पे उसको स्टेबिलिटी मिलती है। अब फिर ध्यान देना, फोर्सफुली मैं इसको भेज रहा हूँ यहाँ से यहाँ, ये नहीं जाना चाहता, मैं उसको एनर्जी दे के भेज रहा हूँ यहाँ पे, वो बिल्कुल नहीं लेना चाहता उस जगह को। अगर मैंने भेज दिया तो ये वापस आएगा यहाँ पे इमीडिएटली। जैसे आप स्पेक्ट्रा में देखते थे कि इलेक्ट्रॉन को मैं जंप करा देता 5th शेल में और फिर वो कूदता कूदता 1st शेल पे आता, उसकी टेंडेंसी 1st में रहने की थी, मैं उसको फोर्सफुली 5th में भेज रहा था। चलो एक और एग्जांपल देखो अब यहाँ पे, मतलब मैंने कह दिया कि शायद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खुशी खुशी नहीं जाना चाहेगा। आप कहेंगे अच्छा सर वो तो कम डिफरेंस होगा तो भी एनर्जी उसकी बढ़ रही है, फिर वो वहाँ क्यों जाना चाहेगा? मैं अभी समझाता हूँ ये बात। पहले मेरे दूसरे एग्जाम्पल को देखिए, ये बेरिलियम है मेरे पास, सॉरी ये 4 और 9 होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करूँगा और 2 यहाँ फिल करूँगा। ध्यान से समझना बात को, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है आने वाले टाइम के लिए। अभी बुक में नहीं मिलेगा, अभी बुक में आप देखोगे तो ऐसे ग्राफ और ये एनर्जीज कुछ नहीं बता रखी हैं, बट आगे कहीं मैं जब कोई कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे, इसलिए ब्रेन पे पिक्चराइज कर लेना इसको। ये 2s में इलेक्ट्रॉन पड़ा। अब आप ध्यान से देखें, मैं चाहता हूँ कि 2s के इलेक्ट्रॉन को जंप करवा दूँ 2p में, तो आप ध्यान देंगे तो बहुत कम एनर्जी गैप आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे इजीली शिफ्ट हो सकता है, कोई इशू नहीं है। अब दिमाग में सवाल उठता है 2p की एनर्जी भी तो ज़्यादा है सर, वहाँ इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा? वहाँ उसको क्या जाने की पड़ी, उसकी एनर्जी तो वहाँ भी बढ़ रही है। चलो वो माइनर भी क्यों बढ़वाए, वो अपने अंदर माइनर स्टेबिलिटी भी क्यों कम करे, वो अपने अंदर अनस्टेबिलिटी क्यों क्रिएट करे, क्यों जाए वो वहाँ पे? तो मैं कहूँगा हाँ, ऐसे तो नहीं जाएगा वो कि 2s में पड़ा है और कूद के वो 2p में चला जाए। लेकिन अगर उसको कोई और फ़ायदा होता हो तो वो ऐसा जंप कर सकता है। और फ़ायदा? कैसा फ़ायदा? स्टेबिलिटी का फ़ायदा भाई, सिर्फ स्टेबिलिटी का फ़ायदा। अगर स्टेबिलिटी उसकी बढ़ती है तभी वो ऐसा कर रहा होगा। स्टेबिलिटी कैसे बढ़ रही होगी? ये तो आप शो कर रहे हो साफ कि उसको 2s से 2p में भेज रहे हो, एनर्जी आप उसकी बढ़ा रहे हो, तो आप स्टेबिलिटी कैसे बढ़ा रहे हो? आप तो स्टेबिलिटी डेफिनेटली घटा रहे हो। इसको एक बड़ा आसान एग्जाम्पल दे के मैं समझाना चाहता हूँ। आपकी पॉकेट में 20 रुपीज़ का नोट है, आपका कोई एल्डर ब्रदर और सिस्टर उस 20 के नोट को निकालता है, आपको ये बात पसंद नहीं है, आप उसके पीछे पड़ जाओगे, क्यों निकाल रहा है भाई? चलो अब दूसरा ऑप्शन सोचो, वो 20 का नोट निकालता है आपकी फ्रंट पॉकेट से और आपकी बैक पॉकेट में 100 का नोट डालता है। अब कोई मना नहीं करेगा। रादर आप चाहेंगे कि रोज वो 20 का निकाल ले, बट हाँ रोज वो 100 का डाल दे मुझे। अब तीसरा ऑप्शन, वो आपके 20 के नोट को निकालता है और आपकी पॉकेट में 10 का नोट डालता है, आप फिर बर्दाश्त नहीं करोगे। हाँ, अगर वो 30 भी डाल दे, 21 भी डाल दे, तो आप बड़े खुशी खुशी से उस 1 रुपये के बेनिफिट को उठाएंगे। यही बात यहाँ होने वाली है। जब मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेज रहा था तो आई वॉज गिविंग सम एनर्जी, सपोज करो 10 जूल। अब वो यहाँ जाके अगर उसको कहीं से और एनर्जी निकालने का रास्ता मिले और वो 10 जूल से ज़्यादा निकाल पाए तो फिर वो यहाँ जंप करेगा, और अगर वो ऐसा ना कर पाए तो जंप नहीं करेगा। यहाँ पे जब उसको एनर्जी लगती है यहाँ से यहाँ जाने में तो उसकी एनर्जी में माइनर इंक्रीज होता है,
और वो उस एनर्जी के एवज में कहीं दूसरी जगह पे एनर्जी निकाल पाता है। कहाँ पे, वो मैं आज नहीं बता सकता, वो मैं बॉन्डिंग के अंदर बताऊंगा, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तब मैं बताऊंगा कि कैसे ये एनर्जी कंपनसेट हो पाई, और रादर मुझे ये कंसेप्ट वहीं आपको यूज़ करवाना है। तो बस आज दिमाग में इतना रख के चलना है आपको कि जब n चेंज होता हो इलेक्ट्रॉन का, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होता हो इलेक्ट्रॉन का, तो इस तरह का जंप यहाँ से यहाँ इजीली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर n चेंज ना होता हो तो ये इजीली पॉसिबल होता है। ये जंप करवा आप सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भी पहुँचा सकते हैं, लेकिन यहाँ वो स्टे नहीं करेगा ना, कुछ सेकंड में ही वापस कूद के आ जाएगा वापस, तो इसलिए फिर वो फ़ायदेमंद नहीं है, वो तो टेम्परेरीली सिस्टम रहा। लेकिन यहाँ से अगर यहाँ गया तो वो वहाँ स्टे करेगा। वो कैसे स्टेबलाइज हो जाएगा, कैसे अपनी एनर्जी को कम कर लेगा, ये सब बातें हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट यू जस्ट कंसिडर कि अगर कोई स्पेसिस अपनी एनर्जी को फॉर द मोमेंट बढ़ाती है तो वो सिर्फ उसी कॉस्ट पे बढ़ाती है कि अगले ही पल उसकी एनर्जी घटने वाली है। ये वैसा ही सीन है कि आप 20 रुपीज़ नोट को तभी निकालने दोगे जब 100 का पीछे डल रहा होगा, अदरवाइज़ आप नहीं डालने दोगे, नहीं निकालने दोगे उसको, वो 20 रुपये नोट। तो सिमिलरली यहाँ पे ये पॉइंट एप्लीकेबल रहेगा कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को तभी माइनर बढ़ाएगा जब उसको अगले क्षण कोई फ़ायदा होता होगा अपनी एनर्जी को कम करने का। वो एनर्जी कैसे कम करेगा वो हम आज यहाँ पे एटम के अंदर नहीं पढ़ने वाले, मॉलिक्यूल्स के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, ये हमने देख लिया इलेक्ट्रॉन्स को हमें कैसे फिल करना है। तो अभी मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, कॉपी पे कैसे लिखा जाएगा, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम एक बार को एक एटॉमिक नंबर 1 to 11 या चलो 1 to 20 के कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। ये कुछ एलिमेंट्स दिखाए हैं मैंने जहाँ मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगा। पहला हाइड्रोजन का लिया, सबसे सिंपल होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, NLX ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसका, L उसका सब्सिडियरी क्वांटम नंबर यानी कि SPDF क्या है, और X उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। M को यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, S को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। जैसे एक इलेक्ट्रॉन था तो वो एक इलेक्ट्रॉन आपकी कौन सी शेल में आता था, रिकॉल करें, फर्स्ट शेल में आता था, तो 1s1 ऐसे लिख देंगे इसको। हीलियम देखें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 फर्स्ट शेल में ही आता था, n का वैल्यू 1 था, L 0 था, s आ गया 2। लिथियम 3 है, देखो 1s2 2s1 3 इलेक्ट्रॉन, 1s के बाद 2s का नंबर आना था, वो ग्राफ पे भी ध्यान रख सकते हो। नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p। अब p की तो 3 ऑर्बिटल्स थी, देखो तीनों दिखा रहा हूँ मैं, 2px 2py और 2pz। हालांकि मैं फ्यूचर में तीनों नहीं दिखाऊंगा, एक साथ लिख दिया करूँगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन थे तो तीनों एक एक में आने हैं, मुझे कुछ ऐसे शो करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा यही है। बट अब क्या है कि अभी तो हम पहली बार सीख रहे हैं, उसके बाद जब हमारी कमांड हो जाएगी हम ये अच्छे से याद रख चुके होंगे कि हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डालने के बाद पेयरिंग करनी है, तो फिर हम जनरली इसको ऐसे भी लिख देंगे 2p3। अब मैं फ्यूचर में यही लिखूंगा, p के 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो मैं सबको अलग अलग ऑर्बिटल्स में नहीं दिखा रहा हूँ, कलेक्टिवली लिख दूंगा। आपको समझना है कि हर ऑर्बिटल में एक एक डाला हुआ है। f के देखो 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s2 2s2 2p5 9 हो गए जी पूरे। 5 कैसे भरे होंगे, पहले सब में एक एक डाला होगा, फिर पेयरिंग करना स्टार्ट कराया होगा। नियोन को देख सकते हो आप, इसको 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 2s2 2p6। सोडियम को देख सकते हैं आप, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर वैसे ही शुरू हो गया हूँ मैं एज यूजुअल, 1s2 2s2 2p6 और फिर ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 3s1। अच्छा, अगर 100 इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ गए भाई, तब तो बोर्ड ही भर जाएगा पूरा। हाँ तो भर जाएगा, नॉर्मली मैं ऐसा करता हूँ। बट एक और शॉर्ट ट्रिक है कि जो उसका नियरेस्ट नोबल गैस है, आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन मत लिखिए। नियरेस्ट नोबल गैस आपको पता होगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये नोबल गैसेज हैं। तो सोडियम की नियरेस्ट नोबल नियोन है, तो आप इसको कुछ ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप नियोन का सिंबल लिख दीजिए और 3s1 लिख दीजिए। अब प्रॉब्लम ये आएगी, मान लो मैंने बोल दिया 85 वाले का कि आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो 85 वाले का नियरेस्ट कौन है सर, मुझे तो याद नहीं है। सच बताऊं तो मुझे भी अब एकदम ध्यान नहीं आएगा, मुझे भी 2 मिनट सोचना पड़ेगा भाई कौन से ग्रुप में आ रहा होगा, कौन सी। इसलिए मैं इन जनरल इस प्रैक्टिस को नहीं लेके आता।
तो मैं क्या करता हूँ, मैं 2 मिनट लगा लेता हूँ, पूरा लिख लेता हूँ। वैसे थोड़े दिनों बाद आपको ऐसा भी लगेगा कि पूरे की कहाँ जरूरत है, हम डेफिनेटली विद इन सेकेंड बता सकते हैं कि ये क्या कॉन्फ़िगरेशन पोजेस कर रहा होगा, बट उसके लिए टाइम लगेगा। अभी आज आप 11th में ये मत एक्सपेक्ट करें अपने आप से कि आप ऐसा बता पाएंगे। तो बट तरीका यही है, आइदर यू जस्ट गो कि नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, उसके बाद उसका बचता हुआ कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। जैसे मैं नाइट्रोजन का लिखना चाहता तो मुझे पता था ये इतने वाला जो है ये हीलियम का है, तो मैं यहाँ पे 1s2 की बजाय हीलियम रिप्रेजेंट कर देता और आगे लिख देता 2s2 2p3। मुझे लगता है बात बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। एल्यूमिनियम देखो 13 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा रखे हैं वहाँ पे, तो 1s2 2s2, सॉरी ये s आना है पहले, 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2 और फिर 3p1। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे नियॉन लिख सकता हूँ, लेकिन अब मैं ये प्रैक्टिस में लाऊंगा ही नहीं। आपको लाना हो तो आप नियरेस्ट सबका याद रख लेना, अदरवाइज़ मैं तो अभी एक बार पूरा दिखाऊंगा ताकि हमारे दिमाग पे सारी पिक्चराइजेशन प्रॉपर हो। 3p के कौन से में है ये एक इलेक्ट्रॉन, क्या px में है, क्या py में है, क्या pz में है, मैं नहीं बता सकता। उसकी स्पिन क्या है, +½ है कि -½ है, मैं नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। कैल्शियम 20 को देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, गिन लो 2 2 6 2 6 18 हो चुके हैं, 4s2 20 इलेक्ट्रॉन। 3p के बाद 4s ही आता है, 3d में मत चले जाना, 3d की एनर्जी तो ज़्यादा थी, 4s वाले में फिल करने हैं पहले। टाइटेनियम को देखें, 1s2 से शुरू हुआ, 4s2 तक ऐसे ही चलना है जैसे पहले चला। 20 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं, 2 बचे हुए हैं, 4s के बाद 3d का नंबर आता है 3d2। वनेडियम पे आ जाइए, अब 23 हैं, 1s2 से शुरू होंगे, ऐसे ही करते करते 4s2 तक जाएंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तो 3d3। लिखने का तरीका ज़रूर ध्यान दें, पहले n लिखना है, फिर l लिखना है, SPDF बोला था, स्मॉल s स्मॉल p स्मॉल d स्मॉल f, कैपिटल नहीं लिख देने। ये x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो मैं सब शो कर ही रहा हूँ यहाँ पे। d सब शेल के अंदर यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, ऑर्बिटल में 2 ही आने हैं। ये एक्चुअली 5 ऑर्बिटल हैं 3d की, डीजनरेट ऑर्बिटल हैं, सेम एनर्जी की ऑर्बिटल हैं, सभी में पहले एक आया होगा। कौन सी 3 में आया होगा, किसी में भी आ सकता है, सेम स्पिन होना चाहिए, बस यही एक प्राइमरी कंडीशन है हमारे पास इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन करने की। और कोई भी एलिमेंट आपको दे दिया जाए, आप इसी तरह से फटाक से उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 एलिमेंट्स पे और नज़र डालिए। ये 2 एलिमेंट क्लास 11th के स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चन एरिया की जान है। मुझे याद नहीं आ रहा पिछले 19 ईयर्स से मैंने कोई 11th क्लास का ऐसा पेपर देखा हो, यूटी हाफ टर्म, जहाँ पे ये मुझे क्रोमियम कॉपर की कहानी नज़र ना आई हो। आप सिर्फ ये देखें कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन आसान है, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, 24 उसका एटॉमिक नंबर है, Z का वैल्यू 24। कई बार वो क्रोमियम नहीं बोलते हैं आजकल क्वेश्चन पेपर में, वो बोल देते हैं Z = 24 है, Z = 29 है, आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें। क्योंकि अब क्या होता है कि बच्चे भी क्रैम कर लेते हैं, सर ने इतना ही जोर दिया था तो क्रोमियम कॉपर का याद रख लेते हैं, तो लेकिन वो Z 24 29 आते फिर भूल जाते हैं। तो आप एक्स्ट्रा स्मार्ट बने, क्रोमियम कॉपर तो याद रखें ही रखें, ये 24 और 29 नंबर को और याद रखें कि इनमें क्या कुछ लफड़ा है। तो चलो पहले मैं एक बार क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये भरते भरते मैं बचते हुए 4 इलेक्ट्रॉन डी में डाल रहा हूँ, आप काउंट कीजिएगा। ये मैंने क्रोमियम का फिल किया, सारे रूल फॉलो कर रखे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और मैं आ गया हूँ पेपर में अटैम्प्ट करके। कॉपर का भी आया हुआ था जी 2 नंबर का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तो आज बहुत सही फंसा, इतना आसान क्वेश्चन आया है कि आज तो पास होना निश्चित है हमारा। 3s2 3p6 4s2 3d9, और कूदते फानते हम एग्ज़ाम से बाहर, और जब पेपर मिला तो गलत। क्यों गलत? रियली ये भी गलत और ये भी गलत। ये क्या हुआ, क्यों गलत? सारे रूल तो सही फॉलोड है। एक्चुअली मैं जब कॉन्फ़िगरेशन चेक करता हूँ क्रोमियम का, तो यहाँ तक तो सब सही चलता है, उसके बाद ये कुछ ऐसा हो जाता है 4s1 3d5, मतलब s का इलेक्ट्रॉन 1 d में 5, मतलब आफबाऊ की बेइज्जती।
इस क्रोमियम ने आफ्बाउ की बेइज्जती कर दी। आफ्बाउ बोलता कि लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल जब तक पूरी ना भर जाए तब तक नेक्स्ट का नंबर नहीं आएगा भाई। और यहाँ देखो ये लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल है 4s और खाली पड़ी है, इलेक्ट्रॉन डी में चला गया। ये तो नाइंसाफ़ी है आफ्बाउ के साथ, लेकिन हो रखी है ये नाइंसाफ़ी। 4s का इलेक्ट्रॉन जहाँ 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे वो 1 है, पता नहीं क्यों। कॉपर में भी यहाँ तक तो सब ऐसे ही था जो सब हम सोच रहे थे। 4s में 1 और d में 10, ये सही है। अगर आपने ये लिख दिया और ये लिख दिया दोनों का, तो आपको नंबर पूरे मिलने वाले हैं, ऊपर वाले में नहीं। ये क्यों हो गया सर? इसने क्यों रूल ओबे नहीं किया? और ऐसे कौन कौन है जो ऐसा काम कर रहे हैं? तो मैं काउंटिंग करूं तो 6 + 10 + 10 अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, 30 के राउंड अबाउट ज़रूर है। एग्जैक्ट फिगर नहीं है मेरे पास, अभी देख के बता सकता हूँ। 30 के राउंड अबाउट मुझे लग रहा है ऐसे ज़रूर हैं जो इसको फॉलो नहीं करते। हाँ, बाकी फॉलो कर रहे हैं सब। तो हमें ये भी समझना है कि इनको क्या दिक्कत हुई कि इन्होंने फॉलो नहीं किया, यही क्यों आया, कोई दूसरा फिर ऐसा काम क्यों नहीं कर रहा। और ऐसी बहुत सारी बातों के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस बात को ध्यान रख लें कि Z24 क्रोमियम के केस में मुझे क्या करना है और कॉपर के केस में। फिर बच्चे इतना याद रख के भी क्या करते हैं, पहले यही लिखते हैं जैसे मैंने लिखा और बाद में ठीक करके वो लिखते हैं। आपको वो लिखना ही नहीं है ऊपर वाला, आप उसको रिप्रेजेंट ही मत कीजिए, गायब कीजिए इसको यहाँ से, बस आपको इसके बाद ये चालू कर देना है। पेपर में ध्यान रखना, दोनों नहीं लिखना। और ये भी एक्सप्लेन मत करना कि ऐसे होना चाहिए वैसा होना चाहिए। वो आपसे पूछेगा, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये लिख देना है, इसके लिए ये लिख देना है। ये दोनों हिस्से आप बिल्कुल रिप्रेजेंट ना करें वहाँ पे। मज़ा नहीं आया, पता नहीं चल रहा ये क्या हो गया। एकदम अच्छा खासा फिल्म चल रही थी, क्लाइमैक्स सही चल रहा था, सब कुछ ख़त्म होने वाला था और पता नहीं है क्या लफड़ा हुआ। तो इस लफड़े को मिटाएंगे हम अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम इस सारी कहानी को समझेंगे। ये क्रोमियम को ऊपर ऐसा क्यों कर रहे हैं और कौन कौन है जो इनके रास्ते पे चल रहा है। और कुछ एग्जांपल मैं मोस्टली रिकॉल कर रहा हूँ, 3 एग्जांपल्स पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा बस। उसके बाद फिर टाइम के साथ साथ जैसे जैसे 12th में या 11th के लेटर स्टेजेस पे आएगा तो वहाँ समझाऊंगा। आप अच्छे से इसको पढ़ें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्राई करें। बुक में जो पूरी सीरीज़ दे रखी है आपको 1 to 118, आप उस सब को एक नज़र मारें कि हाँ सब वही है क्या जो मैं बता रहा हूँ। और उनको भी देखें जो इसे फॉलो नहीं कर रहे, स्पेशली ये क्रोमियम को ऊपर, और ऐसे ऐसे और मिलेंगे जो फॉलो नहीं कर रहे। अगर टाइम लगे तो आप सभी पे नज़र डालें, अदरवाइज फर्स्ट 30 एलिमेंट्स पे तो आप ज़रूर नज़र डालें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस प्रॉब्लम को भी रिमूव करेंगे और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बौछार करेंगे। गुड बाय।